आपको आई थिंक मैं फाइनेंस गुरु से ज़्यादा मार्केटिंग गुरु भी मानता हूँ, क्योंकि आपके एवरीबडी नोज प्रवीण अग्रवाल एंड सबने होर्डिंग्स देखा है, आपका फेस देखा है. So how do you think have people changed their investment decisions over the last 15-20 years? सो 20 साल पहले सस्ता सुंदर टिकाऊ का जनरेशन था. तब अपने कॉस्ट सेंसिटिव ज़्यादा थे. पर कैपिटा इनकम कब हुआ करता था. इंडियन इकोनॉमी इतनी रेजिलिएंट और इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी. If we make you the education minister for a day, तो what is one finance subject आप definitely स्कूल में डालोगे या कॉलेज में डालोगे? पावर ऑफ कंपाउंडिंग. बहुत सारा डेट बढ़ रहा है. वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ EMIs से बहुत लोग ले रहे हैं, पर उनको फाइनेंशियल एडवाइस नहीं मिल रहा है सही से. सो वेयर इज द यंग यूथ टुडे गेटिंग मिसगाइडेड? डेटा मैं बताता हूँ आपको. 140 करोड़ की आबादी में 138 करोड़ आधार कार्ड है और उसमें 4 करोड़ म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं. पर आई थिंक लॉट ऑफ पीपल फील कि SIP स्लो एंड बोरिंग. मेरे को तो लगता है SIP मतलब स्लीप इन पीस. पहले इन्वेस्टमेंट था कि चलो अर्निंग्स माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू जो सेविंग्स हुई वो सेविंग्स है मेरी. सिंपल कंसेप्ट है, पे योरसेल्फ फर्स्ट. If you could use only one marketing strategy for your business, for example ads, social media, hoardings, what would you use? And nowadays podcast. Acha, then I think I'm doing the right thing. After a gap of 1 month, welcome back once again viewers to a power-packed episode of Think Tank with Aman. Finance is everywhere, from stock market crashes to fintech startup booms. But ask any student, पैसा कैसे कमाए? They'll say, शादी के बाद देखेंगे या MBA के बाद देखेंगे. Let's be honest friends, school taught us formulas but not financial freedom. But in this power-packed episode, we have a person who has mastered the art of wealth creation over the last 20 years through SIPs and mutual funds. He has helped thousands of people create wealth and has built a rock-solid financial brand by the name Praveen Agarwal. Let's welcome Praveen Bhaiya to the show. Thank you, Praveen Bhaiya, for doing this. It means the world for me. Thank you for coming to Think Tank with Aman. Thank you, Aman. Thanks. It's my pleasure. Thanks for having me here. Thank you. So, Bhaiya, we'll get started. So, you started with SIP 20 years back. पर क्या लगा 20 साल पहले कि this is something that I want to do? कैसे? What was that defining moment for you? Well, 2005 में मैंने स्टॉक ब्रोकिंग से शुरुआत की और 2-3 साल में मैंने ग्रिड एंड फेयर का साइकिल देखा, ट्रेडिंग का साइकिल देखा. तब समझ में आया कि इट इज़ नॉट द टाइम विच मेक्स मनी बट नॉट टाइमिंग द मार्केट विच मेक्स मनी बट द टाइम स्पेंड इन द मार्केट थ्रू विच यू कैन मेक मनी. आप तेज़ी मंदी करके पैसा नहीं बना सकते. आसान लगता है कि तेज़ी में बेच दिए, मंदी में खरीद लिए, मंदी में लिए, तेज़ी में बेच दिए, पर हो नहीं पाता है. प्रोबेबिलिटी गेम है. आपको बाजार में समय देना पड़ेगा, तभी पावर ऑफ कंपाउंडिंग काम करेगा. एंड दैट्स व्हाई व्हेन आई सॉ अ प्रेजेंटेशन ऑन SIP एंड म्यूचुअल फंड ऑन 2008 दैट वाज द यूरेका मोमेंट. समझ आया कि दिस इज़ द थिंग थ्रू विच आप बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हैं. लॉन्ग टर्म में पावर ऑफ कंपाउंडिंग के जरिए पैसा बना सकते हैं. और एक बार जब वो कन्विक्शन आया, देन नो स्टोन अनटर्न्ड. हम इसी में जी जान लगा के लग गए. Definitely. So I think finance industry has changed over the years, like from traditional banks to abhi fintechs to now fin influencers helping us invest in decisions. So how do you think have people changed their investment decisions over the last 15-20 years? सो 20 साल पहले सस्ता सुंदर टिकाऊ का जनरेशन था. तब अपने कॉस्ट सेंसिटिव ज़्यादा थे. पर कैपिटा इनकम कब हुआ करता था. इंडियन इकोनॉमी इतनी रेजिलिएंट और इतनी बड़ी नहीं हुआ करती थी. ये तो उस समय इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी कम होता था और फाइनेंशियल एसेट्स में कम लोग विश्वास रखते थे. ट्रस्ट डेफिसिट था. ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो पर कैपिटा इनकम बढ़ी है, इंडियन इकोनॉमी बढ़ी है, तो टिकट साइज भी बढ़ी हुई है और नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स भी ज़्यादा आए हैं मार्केट में. अब म्यूचुअल फंड एक कंसिडरेशन में आ गया है. आपको अगर इन्वेस्टमेंट करना हो तो आप 3-4 चीज़ जो सोचते हैं उसमें से म्यूचुअल फंड, SIP भी एक कंसिडरेशन में आ जाता है. पहले ऐसा नहीं था. पहले एक पुश प्रोडक्ट था, अब ग्रेजुअली ये पुल प्रोडक्ट होते जा रहा है. तो ये चेंज आया है. और फिन इन्फ्लुएंसर और बाकी चीज़ें, ये तो एक टोटलिटी में चेंज है कि पहले हम कंटेंट कैसे कंज्यूम करते थे, आज कैसे कर रहे हैं. आज बहुत सारे कंटेंट अपने यूट्यूब में आज अपने फिन इन्फ्लुएंसर के थ्रू कंज्यूम करते हैं. नॉट ओनली इन फाइनेंशियल डोमेन, अदर डोमेन में भी. ये पहले न्यूज़पेपर का ज़्यादा रिलेवेंस था, अब डिजिटल का भी इक्वल रिलेवेंस है. तो वो तो टोटलिटी में एक चेंज है. पर आप बोल रहे हो कि अभी लोग इन्वेस्ट करना चालू कर रहे हैं. SIP हैज़ बिकम द नॉर्म फॉर अ लॉट ऑफ पीपल. पर अभी स्टडी बताती है कि इन अमेरिका 55% पीपल इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स. इन इंडिया अभी भी ये रेशियो 3-4% तक ही है. सो व्हाई डू यू थिंक इंडियंस में क्या, वेयर डू इंडियंस लैक इन फाइनेंशियल अवेयरनेस, कि कहाँ वो रह गई है कि इतना पीछे हम लोग 55% इन अमेरिका एंड 3-4% इन इंडिया?
सो काफ़ी चीज़ों में हम पीछे हैं, टेक्नोलॉजी में हम पीछे हैं, पर कैपिटा इनकम में हम पीछे हैं, टोटल जीडीपी साइज में हम पीछे हैं। अमेरिका की इकोनॉमी $20 ट्रिलियन से ज़्यादा बड़ी है, अपनी जो इकोनॉमी $4 ट्रिलियन की है। तो अब ये टोटलिटी में जो फ़र्क है, कुछ डिकेड्स का या सालों का जो फ़र्क है, वो लैग इफेक्ट तो है ही। और बट डायरेक्शन सिंपल है कि जैसे 2047 तक हम विकसित भारत की बात कर रहे हैं, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की अपने 2028-30 तक बात कर रहे हैं। तो जैसे जैसे अपनी इकोनॉमी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे मोर नंबर ऑफ पीपल विल कम इनटू म्यूचुअल फंड्स एज वेल। अवेयरनेस बढ़ रही है, कैंपेन्स बढ़ रहा है। मतलब ये तो एक टर्म हो गया कि टोटालिटी में, मतलब ये अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट में फ़र्क है, पर इन टर्म्स ऑफ ऑडियंस जो अवेयर है उसमें भी बहुत हम पीछे हैं। मतलब कि अभी इंडियन में आई थिंक 8 to 10% ऑफ पीपल ओनली फाइल एन इनकम टैक्स, तो और उसमें से इन्वेस्ट तो उससे भी लोग कम करते हैं। डेटा मैं बताता हूँ आपको। हाँ। 140 करोड़ की आबादी में 138 करोड़ आधार कार्ड है और उसमें 4 करोड़ म्यूचुअल फंड होल्डर्स हैं। पर द नंबर्स इज कैचिंग अप सुन। आप पोस्ट कोविड भी देखें तो काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हैं। तो ये नंबर तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। अमेरिका एक डेवलप्ड इकोनॉमी है, अपने एक डेवलपिंग इकोनॉमी है। तो ये ग्रेजुअल डेवलप्ड इकोनॉमी में फाइनेंशियल एसेट्स के ऊपर विश्वास ज़्यादा रहता है। वहाँ लोग चीज़ें ओन करना कम पसंद करते हैं, ब्रॉडर पर्सपेक्टिव आप समझे तो, क्योंकि वहाँ आदमी लिव फ्री, लिव बिग, देयर स्पेंडिंग इज़ मोर, राइट। दे अंडरस्टैंड इको सिस्टम है, सेफ्टी नेट है, आपके पास सोशल सिक्योरिटी नंबर है, आपके पास सेफ्टी नेट है। पर यहाँ अपने इनसिक्योर फील करते हैं। एक डेवलपिंग कंट्री में फिजिकल एसेट्स के ऊपर विश्वास आपको ज़्यादा होता है कि ज़मीन है, रियल एस्टेट है, मुझे दिख रहा है, गोल्ड है, प्रेशियस मेटल है, मुझे आँख के सामने दिख रहा है। तो फाइनेंशियल एसेट्स पे धीरे धीरे विश्वास बढ़ता है एज द कंट्री ग्रोज। तो अब एक डेवलपिंग कंट्री में और एक डेवलप कंट्री में फ़र्क होना तो लाजमी है। आपको आई थिंक मैं फाइनेंस गुरु से ज़्यादा मार्केटिंग गुरु भी मानता हूँ, क्योंकि आपके एवरीबडी नोज प्रवीण अग्रवाल एंड सब ने होर्डिंग्स देखा है, आपका फेस देखा है। सो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर 3 थिंग्स, ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है, पर व्हाट आर 3 थिंग्स दैट कैन हेल्प एनी ब्रांड ग्रो? मतलब 3 मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज जो आप बोलोगे दैट हैज हेल्प्ड यू ऑल्सो इन जनरल। तो पहले तो समझना पड़ेगा वाई। जैसे अभी आपने बोला कि अपने यहाँ लोग कम है इन्वेस्ट करने वाले, प्रोडक्ट्स की कमी आपने बोली नहीं बोली, म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल है लेकिन लोग कम है। तो की क्वेश्चन कहाँ है, गैप कहाँ है? अवेयरनेस में गैप है, लोगों में गैप है। तो उसको आप और प्रोडक्ट बना के रीच करेंगे या उन तक वो अवेयरनेस पहुँचा के रीच करेंगे? तो आप जब डायनामिक्स को अच्छा से समझ जाते हैं तब वो काम आसान हो जाता है। तो हमने देखा कि यहाँ लोग इन्वेस्ट करना नहीं चाहते, ऐसा नहीं है। इंडिया में सेविंग्स हैबिट बहुत अच्छी है, पर म्यूचुअल फंड्स या फाइनेंशियल एसेट के लिए ट्रस्ट डेफिसिट है। तो ट्रस्ट डेफिसिट को रीच करने के लिए आपको लिटरेसी देनी पड़ेगी। आप इसी एक रास्ते में दिन में जा रहे हैं तो आपको डर लगेगा, या रात को जा रहे हैं तब डर लगेगा? रात को जा रहे हैं तो क्यों? डर लगेगा, क्योंकि वो इनसिक्योरिटी, फियरफुल कुछ हो सकता है। क्यों? अंधेरा है चारों तरफ। राइट। हाँ। तो अंधेरा है तो क्या हुआ? आपको दिख नहीं रहा है, अवेयरनेस नहीं है। तो अंधेरा, जब दिन में रोशनी है तो आपको डर नहीं लग रहा है। तो अंधेरा से हमें डर लगता है, जब अवेयरनेस नहीं होती है तब हमें डर लगता है। और हमारा काम है हम अवेयरनेस दें, रोशनी दें, ताकि वो डर खत्म हो जाए, फिर लोग जुड़ते चले जाएं। इसीलिए हमने मार्केटिंग में ज़्यादा फोकस किया। तो मार्केटिंग का क्या आपको लगता है, ये 3 हैक जो आपने सीखा है कि इससे लोग अवेयर होते हैं, इससे लोग में ट्रस्ट बिल्ड होता है? आपने इतने सालों में अलग अलग टेक्निक्स, आपने न्यूज़पेपर, डिजिटली, थ्रू पॉडकास्ट, थ्रू होर्डिंग्स, क्या लगता है आपको व्हाट आर 3 थिंग्स जो सबसे ज़्यादा मास अवेयरनेस क्रिएट करता है? कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। ये कॉस्ट नहीं है, ये एक इन्वेस्टमेंट है। फर्स्ट थिंग कंसिस्टेंसी। अगर आप कॉज एंड इफेक्ट करें कि आप मैंने 2 महीना मार्केटिंग की और फिर क्या रिजल्ट आया, यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड मनी। आपको एक कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा, डीप बिलीव रहना पड़ेगा। एज द सेइंग गोज कि इफ़ यू थिंक इट इज़ पॉसिबल, इट इज़ पॉसिबल। और आप सोचते हैं ये पॉसिबल नहीं है, यू आर राइट अगेन। तो आपका कन्विक्शन कितना है वो काम आएगा। आप अगर हाफ हार्टेडली शुरू कर रहे हैं तो आप पैसा और समय दोनों बर्बाद करेंगे, क्योंकि इसमें टाइम लगता है। कोई भी अच्छी चीज़ में टाइम लगता है और अवेयरनेस में भी टाइम लगता है। तो आपको डीप एक फेथ होना पड़ेगा कि इट विल पे ऑफ इन द लॉन्ग रन। दूसरा, आपको कॉस्ट, इसे कॉस्ट अगर ट्रीट करेंगे तो आप परेशान हो जाएंगे। इट्स एन इन्वेस्टमेंट। वेरी ट्रू। एंड तीसरा, मार्केटिंग आपको सिर्फ एक ROI ड्रिवन मार्केटिंग की बात होती है। कितनी बार एजेंसीज भी बोलती है, बाकी जगह अपने देखते हैं कि कितना आपने खर्चा किया, कितना आपके पास वापस आया, रिटर्न आया। बट आई थिंक मार्केटिंग इज़ नॉट क्वान्टिफाइबल, क्योंकि वो रिटर्न्स सिर्फ बिजनेस नंबर्स पे नहीं आते, वो मैनीफोल्ड बहुत अलग अलग तरीके से आते हैं। आपको जब ट्रस्ट बढ़ता है तो एक इन्वेस्टर से जब आप बात करते हैं, अदरवाइज उनको अगर आपको आधा घंटा समझाना पड़ेगा, उस ट्रस्ट के साथ आप 5 मिनट भी बात करेंगे तो बात समझेंगे।
तो आपको टाइम भी सेव हो रहा है, तो ये इंटेंजिबल जो वैल्यू है बहुत वो सारी दिखता है। चीज़ें हैं मार्केटिंग की। ये आप बैचलर हैं अभी भी, तो आपके पास ज़्यादा बायोडाटास आएंगे। आप अगर नोन है तो डॉक्टर के यहाँ आपको कम देर वेट करना पड़ेगा। आपको क्वालिटी टीम के बिना कुछ नहीं होता। आपके टीम मेंबर्स अच्छे मिलेंगे, दे विल फील प्राउड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो एक इट इज़ नॉट लिमिटेड टू कि कितना मैंने स्पेंड किया और कितना बिजनेस आया। सही तरीके से मार्केटिंग क्या हुआ आपको बहुत काम अदर आता वेज है। में बहुत हेल्प। और उससे भी है कि सारा बिजनेस आप ही के पास आएगा जरूरी नहीं है, बट जो लोग जो आपके पास आए वो आपको इन्वेस्टमेंट दिए, अर्निंग भी दिए। जो आपके पास नहीं आए उनकी ज़िंदगी में भी कहीं कुछ बेहतर हुआ, उनसे ब्लेसिंग मिलेगी आपको। यू आर हेल्पिंग द एंटायर इकोसिस्टम इन अ पॉजिटिव मैनर। तो बस ROI हमें नहीं देखना चाहिए, बाकी जो बेनिफिट्स है, लॉट ऑफ इंटेंजिबल्स, जैसे टाइम सेव हो गया, आपका फेम भी बढ़ता है, पर्सनल ब्रांड भी बढ़ता है, देन टीम, अदर ब्लेसिंग्स जो आप बोल रहे हैं वो भी मिलता है। तो दैट इज ROI नहीं देखना चाहिए। मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बोलना चाहूँगा। ROI शुड नॉट बी द ओनली फैक्टर। ROI ऑब्वियसली वन फैक्टर, बट इट शुड नॉट बी द ओनली फैक्टर। ट्रू। अब हम लोग बात करते हैं फाइनेंस एज अ करियर की, बिकॉज थिंक टैंक का टोटल उद्देश्य या फिर वो है कि हेल्प स्टूडेंट्स एंड यंग प्रोफेशनल्स गेन अवेयरनेस, सो बी इट इन एनी करियर। तो फाइनेंस एज अ करियर अगर हम लोग बात करें तो हाउ डू यू सी फाइनेंस करियर्स चेंजिंग ओवर द ईयर्स? तो आपको क्या लगता है, व्हाट आर टॉप 3 करियर ऑप्शंस इन फाइनेंस दैट यंग प्रोफेशनल्स टुडे, जो कॉलेज ग्रेजुएट्स है या फ्रेश MBA ग्रेजुएट्स है, उनके लिए क्या आगे जाके लग रहा है? आई बिलीव आप मुझसे फाइनेंस एज ए कैरियर मीन्स CFO रोल्स के लिए नहीं पूछ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कैरियर के हिसाब से, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट, राइट? तो इसमें क्या है कि जैसे अभी अपने बात की कि इंडिया में सिर्फ 4 करोड़ इन्वेस्टर्स हैं आज के दिन म्यूचुअल फंड में, यूनिक इन्वेस्टर्स, राइट? और ये नंबर ऑब्वियसली बढ़ने वाला है, बढ़ रहा है, बढ़ने वाला है। तो जितने ज़्यादा इन्वेस्टर्स आएंगे उनको उनके वेल्थ को मैनेज करने के लिए, उनके इन्वेस्टमेंट्स को मैनेज करने के लिए और ज़्यादा इंटरमीडिएट्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूटर्स की ज़रूरत पड़ेगी, और ज़्यादा एडवाइजर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ बहुत सारे रोल आएंगे कि आप एज एन प्रोफेशनल, एज एन एंटरप्रेन्योर आप काम कर सकते हैं। आप कोई इंटरमीडिएट के साथ, वेल्थ फर्म के साथ जुड़ के काम कर सकते हैं। आप कोई बैंकिंग फर्म के साथ जुड़ के ये सर्विस दे सकते हैं। तो 4 से 40 करोड़ की ये जर्नी बहुत ऑब्वियस सी लगती है, और इसमें जॉब क्रिएशन, इसमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एज ए इन्वेस्टमेंट इंटरमीडिएरी काम करने की। फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर डिमांड बढ़ रही है तो मैन्युफैक्चरिंग साइड में भी हलचल बढ़ेगी। ये तो वहाँ अगर आप डेटा, नंबर क्रंचिंग आपका अच्छा है, डेटा आपका अच्छा है, तो आप वहाँ मैन्युफैक्चरिंग साइड में भी एनालिस्ट, एज ए फंड मैनेजर, एज ए पोर्टफोलियो मैनेजर वहाँ आप काम कर सकते हैं। और जब ये दोनों चीज़ चल रही है साथ साथ, तो आप देखें कि इक्विटी मार्केट में IPOs से SME में IPOs भी बहुत आ रहे हैं, क्योंकि फिर कंपनीज भी बड़ी हो रही है, उनकी भी लिस्टिंग हो रही है इकोसिस्टम में, राइट? तो वहाँ फिर मार्चेंट बैंकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर, प्राइवेट इक्विटी फंड्स के मैनेजर, वहाँ बहुत सारे रोल आएंगे। तो ये एंटायर इकोसिस्टम में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं। आप सेल साइड में काम कर सकते हैं, आप मैन्युफैक्चरिंग साइड में काम कर सकते हैं, बट द अपॉर्चुनिटीज रियली बिग एंड इट इज़ ग्रोइंग विद द टाइम्स। इट इज़ lots of tailwind and with the conviction, and आपको यहाँ कोई आर्बिट्री डिसीजन नहीं लेना पड़ रहा है। इंडिया इज ए कंट्री ग्रोइंग, तो ये बॉटम अप डिसीजन नहीं है कि ये फैक्ट्री अच्छी कर रही है या नहीं कर रही है। ये टॉप डाउन अप्रोच है कि एज ए कंट्री वी आर ग्रोइंग रैपिडली, और उसके साथ ये इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, करती चलेगी। हाँ, अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ब्लिप्स आएंगे, कुछ महीना मंदी के भी चलेंगे। हमेशा इकोनॉमी एक जैसे बिहेव नहीं कर सकती, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, बट द मीडियम टू लॉन्ग रन ट्रेजेक्ट्री इज़ वेरी क्लियर। तो इस टाइम आप अगर एक ग्रोइंग फेज़ की इंडस्ट्री के साथ जुड़ते हैं तो ग्रोथ बहुत आसान हो जाती है। अभी अगर एक बच्चे को कोई फाइनेंस, जैसे आपने बोला कि एक एंटरप्रेन्योरशिप इज़ वन ऑफ द आइडियाज़, सो ये $1 million क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ वन स्टार्टअप दैट यू एस्पायर, और व्हाट इज़ वन इंडस्ट्री, मतलब व्हाट इज़ वन आइडिया जो फाइनेंस इंडस्ट्री में है जो एक नया एंटरप्रेन्योर सोच सकता है? व्हाट इज़ द गैप मिसिंग इन दिस इंडस्ट्री? अपने यहाँ फिनटेक्स हैं, अपने यहाँ डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, पर अगर आप वेस्टर्न कंट्रीज़ का इकोसिस्टम देखें, वहाँ वाइट लेबल डिजिटल प्लेटफॉर्म्स भी अवेलेबल है डिस्ट्रीब्यूटर के लिए। ये इतना गैप नहीं है कि फिनटेक मतलब ओनली टेक्नोलॉजी एंड डिस्ट्रीब्यूटर मतलब ओनली फिजिकल। तो यहाँ अपने यहाँ वाइट लेबल टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स कम है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ अमन, कि आपको फिनेंशियल सर्विसेज के लिए वेबसाइट बनानी है, तो आपको एक वेंडर के पास जाना पड़ेगा, उनको ये पूरा इकोसिस्टम समझाना पड़ेगा, कीवर्ड समझाना पड़ेगा। पर अगर US में देखें तो वहाँ एडवाइज़र वेबसाइट्स बोल के एक कंपनी है जो कि सिर्फ एडवाइजर के लिए वेबसाइट्स बनाती है, राइट। तो वो आपको आपके डोमेन में भी नॉलेज ऐड कर सकते हैं, वो बता सकती हैं कि भाई दिस आर द गुड प्रैक्टिसेस। पर अपने यहाँ वो इकोसिस्टम नहीं बना है। CRMs है वहाँ, पर्टिकुलरली एडवाइजर या डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए स्पेसिफिक CRMs है,
प्लग इन प्ले है, वाइट लेबल्ड है, आप बकेट है, आप मीटिंग नोट्स के लिए अगर कुछ खरीदना चाहते हैं, आप CRM के लिए कुछ खरीदना चाहते हैं, इस पर इंडस्ट्री स्पेसिफिक, ऐसे रिस्क मैनेजमेंट के लिए, रिस्क प्रोफाइलिंग के लिए, रीबैलेंसिंग के लिए, तो आपके पास बहुत सारे टेक्नोलॉजी, वाइट लेबल टेक्नोलॉजीज अवेलेबल है छोटे छोटे, और आप उसको एक साथ बकेट बना के अपने बकेट लिस्ट लीजिए, आप वहाँ से खरीदिए, और आपकी टेक्नोलॉजी बकेट आप ग्रेजुअली एक बेस से शुरू कीजिए और धीरे धीरे एक्सपैंड कीजिए। पर अपने यहाँ रिपोर्टिंग सॉफ्टवेयर है, तो अपने यहाँ वो इकोसिस्टम अभी भी मजबूती से नहीं आया है। या तो फिनटेक ने बहुत पैसे खर्चे करके अपने लिए बनाया है, या डिस्ट्रीब्यूटर अपना फिजिकल एक्टिविटीज़ कर रहा है और साथ में जुगाड़ में कुछ टेक्नोलॉजीज, बेसिक टेक्नोलॉजीज उनके पास है। तो ये स्पेस में अभी भी बहुत बड़ी ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो आई थिंक जितने भी यंग प्रोफेशनल्स देख रहे हैं, ये एक वाइट लेवल डेफिनेटली उनके लिए है जो फाइनेंस में डेफिनेटली बना सकते हैं। अभी बात करते हैं इन्वेस्टमेंट्स की। तो फॉर एग्जांपल हम लोग अभी उल्टा रखते हैं, आपको एज एन इन्वेस्टर बना देते हैं, ठीक है? तो सपोज, एंड दिस इज़ नॉट ओनली फॉर SIP या म्यूचुअल फंड्स, दिस इज़ लाइक अक्रॉस ऑल एसेट क्लासेस, ठीक है? तो इफ़ सपोज टुडे इफ़ यू हैव 1 crore एंड यू हैव टू इन्वेस्ट, सो व्हाट डू यू थिंक इज़ द आइडियल वे टू स्प्रेड योर वेल्थ अक्रॉस एसेट क्लासेस एंड उसमें भी अगर कोई बाइफर्केशन है तो वो भी कर सकते हैं? आई एम श्योर ये बहुत सब्जेक्टिव होता है, डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एपेटाइट ऑफ द पर्सन, बहुत कुछ मैटर करता है, पर इन जनरल क्या एक ट्रेंड होना चाहिए? 2 आंसर देता हूँ, एक मेरा पर्सनल और उससे पहले की एक आइडियल आंसर जो होता है, थियोरेटिकल आंसर होता है। एसेट एलोकेशन जरूरी है, और उसमें आप क्योंकि बहुत सारे एसेट्स का मोस्टली कोरिलेशन नेगेटिव रहता है, कि जैसे देखा गया है कि इक्विटी जब खराब परफॉर्म करता है तो कभी कभी गोल्ड अच्छा परफॉर्म करता है। हमेशा वो काम नहीं आता है, लेकिन मोस्टली आता है, राइट? तो पोर्टफोलियो के अंदर आपका नेगेटिव कोरिलेशन वाले एसेट्स होना चाहिए। तो जैसे मल्टी एसेट एलोकेशन इज़ द की, आपके पास डेट हो, आपके पास इक्विटी हो, आपके पास फिजिकल एसेट्स हो, तो अब प्रेशियस मेटल्स हो, तो इसके अंदर ये जो एलोकेशन है ये क्या होगा, ये बहुत सब्जेक्टिव है। जैसे आपने कहा कि रिस्क प्रोफाइलिंग के हिसाब से उनके बाकी एसेट्स कितने हैं, लेगेसी एसेट्स कितने हैं, फिनेंशियल गोल्स क्या है, सब चीज़ को देखते हुए आपको एक उसको तय करना पड़ता है पर्सनली। और आप किस जर्नी में है, वेल्थ क्रिएशन की जर्नी में है, वेल्थ मेंटेनेंस की जर्नी में, वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की जर्नी में, उससे भी उस चीज़ों में काफ़ी फ़र्क पड़ता है। पर्सनली आई बिलीव आई एम स्टिल इन वेल्थ क्रिएशन जर्नी एंड आई एम इक्विटी गाई, सो मैं गाँव को बता रहा हूँ वही मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ। नहीं, डेफिनेटली। तो तभी भी एक मतलब आई एम श्योर 100% इक्विटी तो नहीं बोलोगे, पर या मतलब स्टिल क्या एक मतलब सपोज देयर आर नो लेगेसी एसेट्स, यू ओनली हैव 1 crore, आप नॉर्मल बिजनेस करो, दिस इज दी ओनली 1 crore दैट यू हैव टू इन्वेस्ट, तो व्हाट शुड बी एन क्वेश्चन अपने इन्वायरमेंट के साथ रिलेट नहीं करता है मन, क्योंकि अपने यहाँ लेगेसी एसेट्स बहुत है, फैमिली एसेट्स है, लेगेसी एसेट्स है, तो अपने एसेट एलोकेशन की बात करते हैं कभी कभी जो अपना इन्वेस्टेबल सरप्लस है, खाली सिर्फ उसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन आप टोटलिटी में देखेंगे तो वो एक पोर्शन ही है टोटलिटी का। तो अगर आप ओनली 1 करोड़ की बात करें जो कि और कुछ नहीं है, तो आपको हमेशा एसेट एलोकेशन करना ही चाहिए। वो डिपेंड कर सकता है कि कितना एसेट आप किस में रख रहे हैं, पर डिफरेंट एसेट क्लास में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। पर जब अपना लेगेसी एसेट्स बहुत हैवी हैं, उस जगह फिर आपको देखना पड़ता है कि ग्रेजुअली हमको उस रेशियो को सुधारना है। पहले से हम हो सकता है रियल एस्टेट में या प्रेशियस मेटल में ज़्यादा इन्वेस्टेड है एज ए फैमिली, एज ए इंडिविजुअल, तो हमको फिर फाइनेंशियल एसेट्स को ग्रेजुअली ज़्यादा इन्वेस्ट करके उस रेशियो को ठीक करना है। अभी हम लोग थोड़ा बात करते हैं कि व्हाट इज़ द मिसिंग गैप इन टुडेज एजुकेशन सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू फाइनेंस। आपने ऐसे हमने स्टार्टिंग में ये बात करी कि 3 to 4% ऑफ इन्वेस्टर्स ऑल्सो आर देयर, एंड अवेयरनेस की कमी है। एंड अवेयरनेस इन एनी फील्ड आई फील कि स्टार्ट होता है बहुत ही लो लेवल से, आई मीन फ्रॉम अ वेरी वेरी बेसिक स्कूलिंग लेवल से चालू होना चाहिए। वी हैव सीन कि लॉट ऑफ MBA ग्रेजुएट्स, BBA ग्रेजुएट्स विद दोज फैंसी डिग्री टाइटल्स जिन्हें फाइनेंस का कोई नॉलेज नहीं है। सो वेयर डू यू सी आर वी लैकिंग, मतलब वाई आर स्कूल्स कॉलेजेस नॉट टीचिंग पर्सनल फाइनेंस? मेरा हमेशा से ये मानना रहा है कि फॉर एग्जाम्पल कि हम साइंस से पढ़ते हैं, डॉक्टर मुझे बनना नहीं है, लेकिन हम साइंस में वो पढ़ लेते हैं कैसे अपने को ठीक करना है। पैसा तो हर आदमी कमाएगा, इरेस्पेक्टिव ऑफ वेदर ही इज अ CA, डॉक्टर है, वो आर्किटेक्ट है या कुछ भी है, पैसा तो कमाएगा, पर उसको कैसे बनाते हैं, कैसे इन्वेस्ट करते हैं, वो सिखाते ही नहीं है। दैट कम्स एट अ वेरी लेटर स्टेज। तो कहाँ हम लोग लैक कर रहे हैं एंड व्हाट शुड बी द वे? अमन, इस बिल्डिंग में चढ़ते चढ़ते नीचे एम्पल पार्किंग दिखी है या नहीं है? एम्पल पार्किंग है, नया बिल्डिंग है, पर अपने नया बाजार जाएं उस साइड क्या आपको पार्किंग मिलती है? नहीं। क्यों नहीं मिलती है? वहाँ ऑलरेडी फुली क्राउडेड है, पूरा बहुत पुराना समय में वैसा ही बनाया गया था। उस टाइम गाड़ी उतनी थी नहीं,
बाइक्स थे, साइकिल्स थे, तो उस टाइम के रिक्वायरमेंट के हिसाब ज़रूरत से महसूस नहीं हुई। हाँ। तो अपनी सिलेबस भी उसी हिसाब से बनाई हुई है। अपनी एक सस्ता सुंदर टिकाऊ वाली इकोनॉमी थी, तो ज़्यादा पैसा होता ही नहीं था, तो अब वेल्थ मैनेजमेंट क्या सिखाएं, इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट क्या सिखाएं, तो ज़रूरत महसूस नहीं हुई। और वो कुछ पॉलिसी मैटर्स है वो ग्रेजुअली चेंज होते हैं, ओवरनाइट चेंज नहीं होते, राइट। पर अपने उसका वेट नहीं कर सकते कि कब वो पॉलिसी मैटर्स चेंज होंगे और कब अपने को फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम अपने को चीज़ें सिखाएगा। आज के दिन कौन सा प्लेटफॉर्म से सीख रहे हैं ये रिलेवेंट हो गया है, क्योंकि नॉलेज गैप नहीं रही। लाइब्रेरी में जाके किताब बहुत ज़्यादा नहीं पढ़नी पड़ती है। आपके पास इफ देयर इज ए विल देयर इज ए सो मेनी वेज, राइट, नॉट अ वे, सो मेनी वेज। तो अब आज के दिन आपको आपके पसंदीदा मीडियम से आप उसको फाइनेंशियल नॉलेज, चाहे आपको बाइट साइज चाहिए, रील्स में चाहिए, चाहे आपको यूट्यूब में लॉन्ग वीडियोस चाहिए, जहाँ भी आपको जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में कंटेंट अवेलेबल है और यू कैन गो अहेड विथ इट। पर स्टिल व्हाट आई फील कि मतलब सम थिंग्स नीड टू बी मेक मैंडेटरी। अब जैसे वही बात हो गई कि स्कूलिंग मत ही जाओ, फिर आप कहीं से भी सीखते हो। आएगा, वो हाँ। चेंज भी आएगा, क्योंकि जब मेन स्ट्रीम हो जाएगा तो रिक्वायरमेंट भी महसूस होगा और वहाँ भी आएगा। तो ये एक इमीडिएट ऑप्शन है कि भाई जब तक नहीं आता है तब तक तो अपने डिप्राइव ना हो, तो यहाँ भी कंटेंट अवेलेबल है। और ग्रेजुअली, क्योंकि बेसिक चीज़ तो बेसिक है, बेसिक में रहे तो उसकी तो वो कैच देम यंग, अगर आप बचपन से सीखते जा रहे हैं तो चीज़ें बहुत मजबूत हो जाती है। और प्रैक्टिकल ग्रेजुअली भी आप देखें तो जो स्कूल कॉलेज एजुकेशन है वो प्रैक्टिकल ओरिएंटेड चीज़ों पे ज़्यादा ग्रेजुअली चेंज कर रहा है। तो उसमें अगर बाकी चीज़ें इनकॉर्पोरेट हो रही है, स्किल सेट्स इनकॉर्पोरेट हो रहे हैं, तो वहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी भी ज़रूर इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए और मुझे विश्वास है जल्दी होगी। तो अगर सपोज इफ वी मेक यू द एजुकेशन मिनिस्टर फॉर अ डे, तो व्हाट इज वन फाइनेंस सब्जेक्ट आप डेफिनेटली स्कूल में डालोगे या कॉलेज में डालोगे? पावर ऑफ कंपाउंडिंग। पावर ऑफ कंपाउंडिंग, डेफिनेटली। एक और क्वेश्चन जो आता है कि एक स्टडी बताती है कि 80% ऑफ प्रोफेशनल्स इन इंडिया लिव पेचेक टू पेचेक, और 50% को ऐसा फील होता है कि एट द एंड ऑफ द मंथ दे डो नॉट हैव एनीथिंग। तो वो जो सेविंग वाला माइंडसेट है या फिर जो फाइनेंस को कैसे मेंटेन करना है, वो चीज़ भी काफ़ी मिसिंग हो रही है। तो कहाँ, मतलब वन थिंग इज़ कि वो इन्वेस्ट कर लिया, पर अभी ये भी प्रॉब्लम आ रही है कि देयर आर सो मेनी यंग प्रोफेशनल्स हु आर लिविंग पेचेक टू पेचेक, बहुत सारा डेट भर रहा है। वी आर सीइंग अ लॉट ऑफ EMIs से बहुत लोग ले रहे हैं, पर उनको वो फाइनेंशियल एडवाइस नहीं मिल रहा है सही से। सो वेयर इज़ द यंग यूथ टुडे गेटिंग मिसगाइडेड? सो एक कंजम्पशन पैटर्न में एक चेंज है। पहले अपने वही वापस बात आ रही है कि पहले अपने स्पेंड कम करते थे, आज स्पेंड ज़्यादा कर रहे हैं। वो बहुत सारे रीजन है। उसमें से एक रीजन शायद ये भी है कि पहले जब आप हार्ड करेंसी इन्वेस्ट करते हैं तो यू फील द पेन ऑफ पार्टिंग विथ समथिंग। आप नोट निकाल के दे रहे हैं, हार्ड करेंसी। फिर क्रेडिट कार्ड आया, वो भी चलो निकाल के स्वाइप करना पड़ता था। अब UPI पेमेंट कर रहे हैं, हो गया, आगे चलो। फील ही नहीं होता है वो 1000 है कि 10,000 है कि 100 है, इट फील्स सो मेनी थिंग्स, रीजंस आर देयर, यू आर स्पेंडिंग मोर, राइट। तो अब इस समय आप अगर पहले इन्वेस्टमेंट था कि चलो अर्निंग्स माइनस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू जो सेविंग्स हुई वो सेविंग्स है मेरी। पर अब आपने जैसे कहा कि चेक टू पे चेक चल रहा है, तो उसमें फिर आप अगर अर्निंग्स माइनस एक्सपेंसेस फिर आप इन्वेस्टमेंट की सेविंग्स की बात करेंगे तब तक तो पैसे कुछ बचे रहता ही नहीं, नहीं कुछ है, रहता तो ही नहीं है। negative तो हो बहुत जाएगा। सिंपल कंसेप्ट है, पे योरसेल्फ फर्स्ट। कि अर्निंग्स आई, आप मैंडेटरी सेविंग्स आप कर लीजिए, क्योंकि अपने को आज भी अच्छा रखना है और अपने कल के बारे में भी सोचना है। तो आप मैंडेटरी सेविंग्स आपकी वहीं हो जाएगी, एंड देन विथ रिमेनिंग यू हैव टू लिव। अब सपोज बिकॉज दिस podcast is again for students, so suppose there is a student who has to save 5,000 every month, so what is the ideal way for him to invest slowly? सो आई बिलीव SIP इज़ एन वंडरफुल टूल। SIP एक बहुत ही वंडरफुल टूल है जिसके जरिए आप, अब सोचिए, आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं और म्यूचुअल फंड के जरिए उसमें आपको एक स्टॉक्स का उस फंड के ऑब्जेक्टिव के हिसाब से स्टॉक्स और बाकी चीज़ें मिलती हैं। तो एक पोर्टफोलियो मिलता है आपको, प्रोफेशनल मैनेजमेंट मिलता है आपको, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, लिक्विडिटी मिलती है। तो वहाँ एक डिफ्रेंशिएशन नहीं है कि आप 5,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहे हैं या 5 करोड़ कर रहे हैं या 50 करोड़ कर रहे हैं। सपोज यू आर गोइंग टू बाई अ लैंड, आप अगर 5,000 या 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा आपको अलग बहुत कुछ नहीं मिलेगा। आप 50 लाख इन्वेस्ट करेंगे तो आपकी कॉस्टिंग अलग आएगी, और आपके डीप पॉकेट से आप 50 करोड़ या 500 करोड़ की लैंड एक साथ खरीद रहे हैं तो आपके लिए प्राइसिंग अलग होगी। पर यहाँ इक्वल है चीज़ें, आपको वही प्राइसिंग मिल रही है
जो 500 करोड़ या 5 करोड़ वालों को मिल रही है। आपको वही बास्केट मिल रहा है, आपको वही फंड मैनेजर की कैपेबिलिटी मिल रही है, वही प्रोफेशनलिज्म मिल रहा है, वही रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम मिल रहा है, वही फ्लेक्सिबिलिटी मिल रही है, वही लिक्विडिटी मिल रही है। तो दैट्स एन वंडरफुल टूल जो कि आपको एक इक्विलिब्रियम में लाके खड़ा करता है। आपको ऑल द बेनिफिट्स जो कि हायर टिकट साइज में मिलती है वो आपको भी मिलती है, एंड पावर ऑफ कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलता है। आप यू कैन टर्न योर सेविंग्स इनटू वेल्थ इन द लॉन्ग रन। पर आई थिंक लॉट ऑफ पीपल फील कि एस आई पी स्लो एंड बोरिंग। मेरे को तो लगता है एस आई पी मतलब स्लीप इन पीस। आई डोंट से कि सबसे बेस्ट एस आई पी का डेफिनेशन है स्लीप इन पीस। तो पर व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द बिगेस्ट मिथ दैट एस आई पीज टूडे हैव? सो आपने जैसे कहा कि मिथ में भी आते हैं और आपने जैसे कहा कि बोरिंग है, तो पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा अपने को पैसा बनाना है ना एंटरटेनमेंट चाहिए। कैसीनो में अब जब पैसा लेके जाते हैं तो वहाँ फिर कमाना सेकेंडरी है, वापस लेके आना सेकेंडरी है, फन इज़ द प्राइमरी थिंग, राइट? तो अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ये चीज़ अच्छी है या ये चीज़ बुरी है, वो जजमेंट में हम नहीं जाते, वो पर्सनल है, पर ऑब्जेक्टिव क्लियर नहीं रहना हमेशा गलत है। क्योंकि आपको अगर एंटरटेनमेंट चाहिए देन देर आर सो मेनी एवेन्यूज़ फॉर एंटरटेनमेंट, पर अगर आप इन्वेस्टमेंट में एंटरटेनमेंट ढूंढेंगे तो ना आपका एंटरटेनमेंट कंप्लीट आएगा और ना ही आपका पैसा बनेगा। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो बहुत सारी अच्छी चीज़ें थोड़ी बोरिंग ही होती है। तो आपको हेल्थ एडवाइस चाहिए तो वो बोरिंग एडवाइस ही मिलेगी। पानी ज़्यादा पी लो अमन, खाना थोड़ा कम खा लो, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाओ, थोड़ा वॉक कर लो, तो फिर वो एक ही जैसी लगेगी, लेकिन काम वही आती है। तो पैसा बनाना है तो चीज़ें सिंपल हैं, और आपको अगर एंटरटेनमेंट चाहिए बी क्लियर अबाउट इट एंड डोंट मिक्स द टू सेपरेट थिंग्स टुगेदर। और मिथ के बारे में सिंपल है, बोरिंग है, लॉन्ग टर्म है, ओवरनाइट पैसा नहीं बनेगा। बट कभी कभी 20 साल जितना पुराना लगता है उतना पुराना होता नहीं है। लगान पिक्चर कितने साल पहले आई थी? 10-15 साल, 20 साल हो गए। तो अभी आगे का 20 साल जितना लंबा लगता है, आप पीछे मुड़ के देखें तो 20 साल उतना लंबा नहीं लगता है, समय निकल जाता है। ट्रू। एक चीज़ आई थिंक एवरीवेयर द टॉक ऑफ ए आई इज बीइंग देयर, सो वो भी बात करते हैं। सो ए आई, हाउ डू यू सी ए आई चेंजिंग द रोल ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स और फाइनेंस एज एन इंटायर इंडस्ट्री एंड डोमेन? बिकॉज ए आई इज़ चेंजिंग रैपिडली। मतलब आज के में तो मैं देख रहा था कि ए आई सेल्स, मतलब यू डू नॉट नीड एनीथिंग, मतलब एक ए आई खुद सेल्स कर देगा, ह्यूमन इमोशन से बात कर लेगा। सो हाउ डू यू सी ए आई चेंजिंग द रोल ऑफ फाइनेंस एज एन इंटायर डोमेन? AI will help and is helping, and in future it will help immensely the distribution community, the advisor community. It will enable them in a positive direction. उसे आप कस्टमाइज्ड मैनर में और स्केलेबल तरीके से आप डीपर इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं लार्जर पॉपुलेशन में, क्योंकि बहुत सारे काम ऑटोमेट हो जाएंगे, और आप जो काम बहुत तरीके से नहीं कर पा रहे थे या कॉस्ट सेंसिटिव थे वो भी आप बहुत अच्छा से कर पाएंगे। आपको मीटिंग नोट्स बनाने हैं, आपको बेसिक थिंग्स टू हायर एंड थिंग्स ग्रेजुअली, और एआई स्पेस बहुत रैपिडली इवॉल्व कर रहा है। तो जैसे जैसे आपको उस इकोसिस्टम में रहना है, उसको एम्ब्रेस करते चलना है, उसको एनेबलर के हिसाब से देखना है, एंड इट विल एनेबल यू इन द राइट डायरेक्शन। पर ऐसा है ना कि बहुत सारे एडवाइजर्स, मतलब नॉट ओनली इन फाइनेंस फील्ड, जितने भी एडवाइजरी, हेल्थ हो, फाइनेंस हो, लाइफ एडवाइजरी हो, ए आई इज टर्निंग इटसेल्फ इनटू एन एडवाइजरी एजेंट बाय इटसेल्फ। सो हाउ डू यू सी दिस? मतलब इससे क्या नंबर ऑफ फाइनेंशियल एडवाइजर्स कम हो सकते हैं या उनका रोल टोटली हट सकता है? हाउ डू यू सी दैट रिस्क बीइंग पोस्ड? आप रोबो एडवाइजर्स की बात कर रहे हैं, तो द कंपटीशन इज नॉट बिटवीन अ रोबो एडवाइजर और एन एडवाइजर, बट एन एडवाइजर, स्टैंडअलोन एडवाइजर एंड एन एडवाइजर विथ हु हैज़ एम्ब्रेस्ड एआई। जो एलिमिनेट होंगे, मुझे लगता है जो एआई को अडेप्ट नहीं करेंगे वो एलिमिनेट होंगे या धीरे धीरे रिडंडेंट होते जाएंगे, क्योंकि पेस बहुत तेज़ी से, एआई बहुत तरीके से हेल्प कर पाएगा लोगों को। वो डिनाइल में नहीं रहना है, एंड जो चेंजिंग, और उसको बहुत एनेबलर है, बहुत आपको बैंडविड्थ आपका काफ़ी बढ़ा दे रहा है, आपको आपके लिए चीज़ें आसान कर रहा है, डेप्थ तक जाने की आपको सहूलियत दे रहा है। अब रोबो एडवाइजरी और एडवाइज़र में क्या फ़र्क है कि ये नॉट ओनली कन्वीनियंस ड्रिवन चीज़ें नहीं है कि आपको फ्यू बटन में इन्वेस्टमेंट हो गया। यहाँ इमोशन एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, क्योंकि फ्रीड एंड ट्रस्ट है, फ्रीड एंड ग्रीड एंड फेयर का साइकिल है, और बहुत सारे इमोशन होते हैं, लॉस एवर्सन बायस होता है, एक्शन बायस होता है,
जैसे एक्शन बायस क्या होता है, आपको लगता है कि कोई काम हम अगर ज़्यादा समय देंगे, ज़्यादा मेहनत करेंगे तो ज़्यादा रिजल्ट आएगा। तो इन्वेस्टमेंट में भी आपको लगता है कि हम तो इसको भूल रखे हैं, इसको अगर ज़्यादा समय दें तो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। पर ऐसा है नहीं, हाँ। ज़्यादा चर्निंग करेंगे तो आपको नुकसान होगा। लॉस एवर्सन बायस क्या है कि आप अगर 100 रुपये आपको आसानी से मिलता है तो जितनी खुशी होती है, आप 100 रुपये आपसे नुकसान हो जाता है तो उससे ज़्यादा आपको दुख होता है। तो जब पोर्टफोलियो ऊपर जाता है तब तक तो ठीक है, जब नीचे जाता है तब आपको बहुत दुख होता है और आपको लगता है कि इसे निकल जाता है। तो वहाँ आपको इमोशनल सपोर्ट देना, तेज़ी में आप बहुत ज़्यादा यूफोरिक हो गए हैं, वहाँ आपको इमोशन को कंट्रोल करना, तो वहाँ एक आपको बहुत बार देखेंगे कि एक बहुत मॉडरेट लेवल प्लेयर, एक कोच है एक बहुत बड़ा प्लेयर का, तो एक मिरर चाहिए होता है, एक हैंड होल्डिंग फैक्टर चाहिए होता है जो कि चीज़ों को वो बता सके। अभी शूट शुरू करने के पहले सामने भैया से हमने पूछा कि इज़ एवरीथिंग ओके। अगर मेरा कोट का कॉलर सही नहीं है तो वहाँ से देखना जितना आसान है, मुझे अपना देखना आसान नहीं है। तो इट इज़ डिफिकल्ट टू सी द पिक्चर व्हेन यू आर इनसाइड द गेम। जब आप अपने गेम में हैं तो आपके इमोशन आपके ऊपर भारी हो जाएंगे, सामने से बंदा बहुत चल के बहुत आसानी से बता सकता है। तो आपको हैंड होल्डिंग तो चाहिए। एंड आई फील कि वो ह्यूमन इमोशन कभी भी एआई ला नहीं पाएगा। वो जो बोलते हैं ना कि हाथ रखने वाला, कि गो अहेड एंड ट्रस्ट, वो वाला इमोशन तभी भी एआई ला नहीं पाएगा। कहावत है कि लोग आधे लोग डॉक्टर के पास बात करने जाते हैं। सही बात है। Now let's come to the final part of the podcast, which is the rapid fire. So 2-3 rules here. It is rapid fire is rapid है. We have to keep the answers short. मतलब 2-3 words में answer करना है. And it can be whatever. What is the first thing that comes to mind, वही आपको बोलना है. Right. ठीक है. तो अगर किसी को SIP और stocks, here by stocks I mean direct investing जो करते हैं. What do you feel? SIP. If you woke up tomorrow and all your investments are wiped up, what is the first thing that you would do? I don't see the app regularly. One financial trend that's absolutely nonsense, but people still fall for. Derivatives is the weapon of mass destruction, जैसे कि वॉरेन बफेट जी ने कहा है. And people fall for that trend कि derivatives. लिवरेज है, शॉर्टकट दिखता है कभी कभी. Luxury purchase you bought with your SIP returns. जिस चीज़ से भी आपको खुशी मिले, क्या हर्ज है. But still, one luxury purchase that you personally bought, you feel with your SIP returns. My Thar. Great. The most overrated finance guru or influencer in India. Most overrated. सबका अपना तजुर्बा है. But still, some overrated, overhyped जो बहुत ज़्यादा है. बहुत ज़्यादा फिन इन्फ्लुएंसर को हम देखते नहीं हैं तो उस दुनिया में. अच्छा, पर अगर कोई नाम लेना होगा एक पर्टिकुलर जो आपके दिमाग में आ रहा है. सब इंसान अच्छे हैं. अच्छा, आप बहुत अच्छे सिम वो बनना चाह रहे हो. व्हाट इज़ वन स्टूपिड वे दैट यू हैव लॉस्ट मनी एंड यू रिकमेंड नॉट अदर्स ओवर द लास्ट 20 years? शुरू में मैंने डायरेक्ट स्टॉक्स पे किए थे, स्टोरीज बेस्ड, कि जैसे अभी कुछ उस समय की स्टोरी थी और लगा कि ये बहुत कंपेलिंग स्टोरी है. तो न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग या न्यूज़ बेस्ड इन्वेस्टिंग? न्यूज़ बेस्ड, स्टोरी बेस्ड, नॉइज बेस्ड चीज़ें से दूर रहना अच्छा है. वन बुक दैट कम्प्लीटली चेंज योर पर्सपेक्टिव ऑन मनी? द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. एंड वन बुक दैट यू थिंक इज ओवर हाइप्ड अगेन, मतलब बकवास है, उतना फ़ायदा नहीं है पढ़ के, पर ओवर हाइप्ड है. कुछ ना कुछ तो समझ आता ही है. Again, I think Praveen Bhaiya is just doing very, very generous to everyone and everything. One startup founder in general, not finance, you love the most and you aspire? निखिल कामत. If you could use only one marketing strategy for your business, for example, ads, social media, hoardings, what would you use? Only one marketing source. And nowadays podcast. Acha, then I think I'm doing the right thing. Last thing, if someone gives you, so I think I have asked this question, but if someone gives you 10 crores today, but you can't invest in SIPs or stocks, where will you invest? What is the other asset class that you recommend post SIP and stocks? So there are other experts available in the market in the domain. There are people who are expert, those who have expertise in other domains. My primary expertise in equities only. नहीं, बट अगर आप पर्सनली भी सोचते हो कि SIP के बाद विच एसेट क्लास इज दी एसेट क्लास दैट यू थिंक? एसेट क्लास, अपने एसेट क्लास अगर आप डिफाइन करें तो 4 प्रोमिनेंट एसेट क्लास होते हैं: इक्विटी, डेट, रियल इस्टेट
एंड प्रेशियस मेटल। आप ब्रॉडली अलग अलग चीज़ों को अलग अलग तरीके से बोलते हैं कि मैंने NSC खरीदा, मैंने रिकरिंग डिपॉजिट खरीदा, मैंने फिक्स डिपॉजिट खरीदा, मैंने फ्लैट लिया, मैंने कमर्शियल प्रॉपर्टी ली, या मैंने लैंड ली। But it comes under one particular domain. सिल्वर है, गोल्ड है, पर आप उसको ब्रॉडली कैटेगराइज कीजिए, या तो इक्विटी में आता है, या वो डेट में आता है, या वो आप रियल एस्टेट में आता है, या फिर प्रेशियस मेटल में आता है। तो 4 एसेट क्लास बहुत प्रोमिनेंटली सामने दिखते हैं। तो विच इज मतलब आपको इक्विटी छोड़ के सेकंड कौन सा लगता है? आई एम द बेस्ट गाय फॉर इक्विटीज। Thank you so much, Bhaiya. Thank you so much for doing this. Thank you so much, viewers. Stay tuned for the next episode. Thank you, Aman.